हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पीछे आप लोगों को कुछ कुछ दिख रहा होगा कि मैम ये आपने क्या लगाया हुआ है, ये तो डाइजेशन से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है ना। ऐसा कुछ दिख रहा होगा। तो जैसा बेटा मैंने कहा था कि जो कोई भी क्वेश्चन मैंने ड्यूरिंग द क्लास पूछे हैं, आपको उनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो क्वेश्चन भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जब कभी भी अपना कोई लाइव सेशन या कुछ भी होता है उसमें बेटा मैं आप लोगों को आसानी से पहचान सकूं कि हाँ, ये मेरे रेगुलर बच्चे, इन्होंने पूरी क्लास देखी, ड्यूरिंग द क्लास मैंने जो क्वेश्चन किए या जो मैंने होमवर्क दिए इन्होंने प्रॉपर उसका आंसर भी किया, ठीक है। तो ये बेटा कुछ वही बच्चे हैं। सबसे पहले हैं हमारे पास अच्युत कृष्णा मिश्रा, लेजिट प्लेयर, कुमकुम राजपुरोहित। फिर हमारे पास रिया शर्मा, शुभम साहू, वसीम बरी, ट्यूब यू, रोहित पटेल, अच्युत कृष्णा मिश्रा। इन्होंने दो अलग अलग आंसर किए थे, मतलब दोनों अलग अलग कमेंट में आंसर किए थे। प्रीति गुप्ता, कशिश सिंह, ठीक है। ये तो बच्चे वो हैं जिन्होंने बेटा मुझे आंसर किए। जो भी मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन उस दिन क्लास में पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने उसके मुझे आंसर किए। इसके अलावा एक बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा है कि मैम इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम कोई भी चीज़ डायरेक्ट स्वैलो करते हैं यानी कि निगलते हैं तो उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन बेटा मैंने आपका पढ़ लिया था, मुझे याद है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर जब बेटा एब्जॉर्प्शन रिलेटेड या एसिमुलेशन रिलेटेड टॉपिक आएगा तब मैं आपका क्वेश्चन का आंसर करूंगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सेकेंड लेक्चर। आई एम डॉक्टर प्रियंका मिश्रा और जूलॉजी फैकल्टी, और जुड़े रहना बेटा मेरे साथ, ठीक है। पहला लेक्चर था, बहुत सारे बच्चों ने देखा, बहुत सारे बच्चों ने पूरा देखा, बहुत सारे बच्चों ने आधा अधूरा देखा। किस किस ने पूरा देखा मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बीच में पुट ऑन किया था। जिस किसी ने स्टार्टिंग या एंड का देखा होगा उसको नहीं समझ में आएगा कि मैंने कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा है। मेरा क्वेश्चन था बेटा आपको आइटिस यानी कि इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स के नाम बताने हैं, ठीक है। क्या होता है इन्फ्लामेशन, मैंने आपको बताया था। दूसरा क्वेश्चन, जब मैं बेटा टंग पढ़ा रही तो मैंने आपसे ये पूछा था कि हमारे टंग पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, कई सारे टेस्ट के लिए, मीठे के लिए हैं, खट्टे के लिए हैं, कड़वे के लिए हैं, लेकिन नमकीन के लिए, लेकिन तीखे के लिए नहीं है। फिर भी हमें तीखा तो फील होता है, तो ऐसा क्यों। तो कई सारे बच्चों ने मुझे उसका आंसर किया है। तो आइटिस के तो बेटा बहुत सारे आंसर्स हैं। गैस्ट्राइटिस हो गया आपका, कंजक्टिवाइटिस हो गया आपका, अपेंडिसाइटिस हो गया आपका, जो भी आपके है ना, अर्थराइटिस, आर्थोस मतलब जॉइंट, तो उसका आइटिस अर्थराइटिस हो गया, डर्मास्किन डर्मेटाइटिस हो गया। तो कोई भी आप बेटा ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन बताते हैं, ब्रोंक्यूल्स है तो ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है। उसका इन्फ्लेमेशन इज नोन एज, उसके उसके आगे अगर आप आइटिस लगा दे तो वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बेटा मेरा था कि कोई भी तीखा जब हम खाते हैं, कुछ भी स्पाइसी जब हम लेते हैं, स्पाइसी के लिए कोई भी टेस्ट बड बेटा हमारी टंग के ऊपर नहीं है, फिर हमें स्पाइसी मैडम फील क्यों होता है। तो उसका आंसर कुछ ऐसे था। काफ़ी बच्चों ने ट्राई तो किया कुछ बच्चों ने गूगल बाबा की जय भी लिखी है कि मैडम गूगल से हमने सहारा लिया, कोई बात नहीं, आपने कहीं से ही बेटा हेल्प लिया, लेकिन आपने एटलीस्ट लेक्चर देखा, आपने कोशिश की उसका रिगार्डिंग आंसर ढूंढने की, यही बहुत है, ठीक है। तो दूसरा मेरा जो क्वेश्चन था कि हमें स्पाइसी क्यों फील होता है, इवन वी डोंट हैव एनी टेस्ट बड रिगार्डिंग दैट ऑन आवर टंग। तो उसका बेटा आंसर कुछ ऐसा होता है कि जो हम तीखा खाते हैं, ठीक है, या जो चिलीज होती हैं, जो चिली है, जो मिर्च है, उस चिलीज में बेटा कुछ सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। वो सल्फर कंपाउंड्स जब हमारी टंग के टेस्ट बड्स के कांटेक्ट में आते हैं बेटा, तो वो उसको एक बर्निंग सेंसेशन, मतलब हमारे टेस्ट बड्स जो हैं उनमें बेटा वो इरिटेशन कॉज करते हैं, ठीक है। जो सल्फर कंपाउंड्स है, कुछ बच्चों ने इरिटेशन के आसपास तो लिख दिया था। जो सल्फर कंपाउंड्स बेटा चिलीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी टंग में प्रेजेंट जो पैपिलेज हैं उनको इरिटेट करते हैं, और उस इरिटेशन को बेटा हम बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलना बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें तीखा फील होता है, एक्चुअल में तीखा का कोई भी टेस्ट बड नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने दो चीजें देखी थी। पहला देखा था, दो चीजें आती बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंपाइल्स और इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल along with so many digestive or accessory glands. हमने पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बेटा देख लिए थे और उन सभी पार्ट्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ रहे थे, ठीक है। कैनाल सॉरी ग्लैंड्स, तो इनको बेटा हम एक एक करके डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ओरल कैविटी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे फेरिंग्स से। तो आज की क्लास में बेटा हम एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कर लेंगे और ग्लैंड्स के बारे में जान लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम केवल और केवल डाइजेशन एब्जॉर्प्शन और खत्म कर देंगे इस चैप्टर को।
बात करते हैं बेटा ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमने देख लिया था कि ये एक्टोएंडोडर्मल होता है, कहाँ से एक्टोडर्मल होता है, कहाँ से एंडोडर्मल होता है, इस पर भी हम बात कर चुके थे, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था। ठीक है, कि कौन सा पार्ट एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट होता है जो कि एंडोडर्मल होता है, क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया था। ये बेटा आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में आपको, इसके बारे में एक एक पार्ट हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हम लोग ओरल कैविटी पढ़ चुके थे। विल स्टार्ट विद द फेरिंग्स। What is pharynx? It is a common passage for both food and air. ठीक है, ये एक कॉमन सा रास्ता है, यहाँ से खाना भी निकलता है और यहाँ से एयर भी पास होती है। ठीक है, हवा भी जाती है। तो ये जो बेटा आपका फेरिंग्स होता है विच इज अ कॉमन पैसेज, ये बेटा आपके, मैंने आपको बोला है ना, बताती जाऊंगी नीट में कहाँ कहाँ से आया हुआ है। यहाँ से बेटा आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ये फेरिंग्स आपको बेटा डाइजेशन में भी पढ़ने मिलेगा। यही सेम फेरिंग्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करें फेरिंग्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेटा। इट हैज 3 पार्ट्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स and laryngopharynx। ठीक है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं बेटा। दिस इज दी फेरिंग्स और ये बेटा फेरिंग्स कंटिन्यू होती है 2 पाथ की तरफ। ठीक है, दिस इज योर ईसोफेगस, also known as the food pipe, and this is the trachea, also known as windpipe. ठीक है, the opening of trachea is known as glottis, जबकि आपके ईसोफेगस की ओपनिंग को बेटा हम गलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलेट। जो अपर पार्ट होता है बेटा ट्रैकिया का, दिस इज नोन एज larynx. The upper part of trachea is known as larynx, which is the sound box in humans. ठीक है, हम ये जो आवाजें निकाल रहे हैं ना, ये जो आवाज निकल रही है बेटा, इसके लिए हमारे लैरिंग्स में कुछ वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दीज वोकल कॉर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग वॉइस। ठीक है, तो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं आपके, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होते हैं। सो दीज वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट इन लैरिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड्स। ठीक है, this glottis, which is the opening, is covered by a cartilaginous flap known as epiglottis. This epiglottis is a cartilaginous flap. फ्लैप समझते हो? दरवाजा जैसा है ना, ये कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप है, इस तरह से जो खुलता और बंद होता है। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, दिस इज योर फेरिंग्स, ये जो पार्ट है बेटा ये पूरा फेरिंग्स है। यहाँ पे आपके नोज ओपन हो रही है, ये आपको एक्सटर्नल लेयर्स दिख रहे हैं जहाँ से हम एयर को इनहेल करते हैं। ये एक्सटर्नल लेयर्स से बेटा जो एयर जाती है आपके गले में जाती है, इस ओपनिंग से जाती है, एंड दीज ओपनिंग्स आर नोन एज इंटरनल लेयर्स। ठीक है, ये हो गई बेटा आपकी टंग, और जब आप फूड को स्वेलो करते हो, ये हो गया आपका हार्ड पैलेट, देन दिस सॉफ्ट पैलेट एंड दिस यूविला। ठीक है, तो यहां से बेटा आप फूड को स्वेलो करते हो, तो ये पार्ट हो गया आपका ओरोफेरिंग्स। इंटरनल लेयर्स जहां ओपन हो रहे हैं बेटा, दिस पार्ट इज नेजोफेरिंग्स, एंड दिस लास्ट पार्ट जो लैरिंग्स के पास है बेटा, दिस इज नोन एज लैरिंगोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको हम? लैरिंगोफेरिंग्स। तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ
फेरिंग्स ओनली, ठीक है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स फेरिंग्स का वो पार्ट है जहाँ पे आपके इंटरनल ईयर्स ओपन हो रहे हैं। ओरोफेरिंग्स बेटा वो पार्ट है जहाँ पे आप जब फूड को स्वेलो कर रहे हो तो फूड वहां जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओरल कैविटी से कनेक्टेड है, नोन एज ओरोफेरिंग्स। एंड लैरिंगोफेरिंग्स इज द पार्ट जहाँ से बेटा आपका लैरिंग्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो फेरिंग्स एक पैसेज है, एक रास्ता है जहाँ से बेटा फूड भी जा रहा है। फूड कहाँ जाएगा, यहाँ से आप स्वेलो करोगे, मैं इनका पाथ बता देती हूँ आपको, ठीक है। आप फूड को यहाँ से स्वेलो करोगे, ये बेटा पहुंच जाएगा आपके ईसोफेगस में थ्रू दिस फेरिंग्स, ठीक है। जबकि जो एयर बेटा आप इनहेल करोगे वो एयर बेटा आपके फेरिंग्स से कहाँ पहुंच जाएगी, आपके विंड पाइप में, ठीक है, समझ में आया। तो आपका ये जो फेरिंग्स है यहाँ से एयर भी जा रहा है और यहाँ से फूड भी जा रहा है। सो दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, बस, और आपको इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं जानना है, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इज नोन एज गलेट, जो कि डॉर्सल यानी कि पीछे की तरफ होती है और अपर पोजीशन पे होती है, जबकि ओपनिंग ऑफ दिस ट्रैकिया इज नोन एज ग्लॉटिस, जो कि वेंट्रल यानी कि आगे की तरफ एंड लोअर पोजीशन पे यानी थोड़ा सा गलेट से नीचे होती है। दिस ओपनिंग इज नोन एज ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस बेटा जो होता है ये एक फ्लैप से कवर्ड रहता है, नोन एज एपिग्लॉटिस। अब ये जो एपिग्लॉटिस है, ये एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है द स्वैलोइंग और द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो आपका एपिग्लॉटिस है, दिस एपिग्लॉटिस covers the glottis during swallowing। जब आप खाने को निगलते हो उस टाइम पर बेटा ये एपिग्लॉटिस आपकी ग्लॉटिस जो ओपनिंग है उसको ढक लेता है, कवर करता है, ठीक है। एंड thus prevents the entry of food into the wind pipe, ठीक है। और इस तरीके से ये खाने को विंड पाइप में एंटर होने से रोकता है। समझ में आया? यस। अब जो हमारा एक क्वेश्चन था कि खाना खाते टाइम बोलते क्यों नहीं है, तो बेटा उसका रीजन यही होता है कि जब हम बोलते हैं उस टाइम पर एयर बाहर आती है, ठीक है। नहीं पता हो तो एक सामने भी छोटा सा एक्सपेरिमेंट हो जाए। एक्सपेरिमेंट बेटा कुछ ऐसा है कि आप बोलते हुए मुंह के आगे हाथ रखिए, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हैं और मुंह के आगे आपका हाथ रखा है तो यू विल फील कि एयर बाहर आ रही है, ठीक है। एयर बाहर आ रही है मतलब कहाँ से आएगी बेटा, यहाँ से आएगी, ठीक है। यहाँ से बाहर आएगी मतलब एक चीज तो क्लियर कि ग्लॉटिस को, जो इसका ढक्कन है एपिग्लॉटिस, इस एपिग्लॉटिस को खुलना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, तभी तो एयर बाहर आएगी। तो आप बात भी कर रहे हो यानी कि एपिग्लॉटिस हटा हुआ है, ग्लॉटिस खुला हुआ है, ठीक है, क्योंकि एयर बाहर आ रही है। और उसी टाइम पे आप खाना भी खा रहे हो, आप स्वालो कर रहे हो, आप खाने को निगल रहे हो, तो खाना नीचे की तरफ जा रहा है, तो पूरे चांसेस है बेटा कि खाना फूड पाइप के साथ साथ थोड़ा बहुत विंड पाइप में भी एंटर कर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही बेटा आपका खाना विंड पाइप में एंटर हुआ, इमीडिएट एक्शन आपकी बॉडी का क्या होता है, डिफेंस में आपकी बॉडी एकदम से क्या शुरू कर देती है, आपकी बॉडी एकदम से खांसना शुरू कर देती है, ठीक है। खांसने से क्या होगा कि जो खाना बेटा आपकी इस विंड पाइप में अटक गया है, आप खांसोगे तो अंदर से प्रेशर से एयर निकलेगी, तो बेटा वो खाना जो कि रास्ते में फंस गया वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी इमीडिएट खांसना शुरू कर देती है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा खाना खाते खाते खांसी क्यों आती है, इसलिए आती है। एकदम से खाना, अगर आप बात कर रहे हो तो खाना आपके विंड पाइप में चला जाएगा, विंड पाइप में चला जाएगा तो विंड पाइप चोक हो सकता है। चोक ना हो तो आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है, उस खाने को बाहर की तरफ पुश करने के लिए खूब सारी एयर बाहर निकालता है, नोन एज कफिंग, खांसी, है ना, जिसकी वजह से खाना बाहर आ जाए। मेनी अ टाइम्स दिस गेट्स चोक्ड,
बहुत बार ऐसा होता है कि आपका ये जो विंड पाइप है ये बेटा चोक हो जाता है, खाना फंस जाता है और खाना बाहर नहीं निकल पाता, आपको ना सांस अंदर जा पाती है, एयर ना अंदर जा पाती, ना एयर बाहर आ पाती है, और इमीडिएट इंस्टेंट डेथ होती है बेटा उस केस में। इसीलिए बोलते हैं कि खाना खाते खाते बात नहीं करनी चाहिए। खाना अगर यहाँ फंस गया तो चोकिंग में अकर। समझ में आया? एक क्वेश्चन का और हमें आज जवाब मिल गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। आफ्टर फेरिंग्स कम्स द ईसोफेगस। अब हम बात करते हैं ईसोफेगस की, विच इज नोन एज फूड पाइप। ठीक है, दिस ईसोफेगस इज अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर, approximately 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा ये। ठीक है, ओपनिंग इसकी हो गई अपनी ग्लॉटिस, सॉरी गलेट। ठीक है, ईसोफेगस की ओपनिंग को हमने क्या बोला? गलेट बोला। अब बेटा ये जो ईसोफेगस है, इस पूरे ईसोफेगस में दो तीन ही काम आपको याद रखने हैं। पहला, ये आपका जो ईसोफेगस जा रहा है बेटा, ये ओपन होता है आपके स्टमक में। किस में ओपन होता है? आपके स्टमक में। ये आपका बेटा स्टमक होता है लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी के अपर साइड में। ठीक है, ये आपका एक डायफ्राम स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर आपकी थोरैसिक कैविटी जिसमें आपकी लंग्स है, नीचे आपकी एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इस डायफ्राम में, ये जो एब्डोमिनल कैविटी डायफ्राम के नीचे, इसमें लेफ्ट अपर कॉर्नर में बेटा आपका स्टमक होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका डायफ्राम है। ठीक है, विच इज अ मस्कुलर बैंड। इस डायफ्राम में बेटा बीच में एक होल होता है, एक ओपनिंग होती है, एंड दिस इज नोन एज हाइटस। दिस ओपनिंग इन द डायफ्राम इज नोन एज हाइटस, जिसमें से बेटा आपका क्या निकल रहा है? ईसोफेगस निकल रहा है। क्या निकल रहा है बेटा? इस हाइटस ओपनिंग से आपका ईसोफेगस। इस हाइटस से बेटा दो स्ट्रक्चर्स और भी पास होते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। अभी नाम बता देती हूँ। एक तो आपका डिसेंडिंग एओर्टा यहाँ से जाता है, दूसरा इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इस ओपनिंग से, डायफ्राम में बीच में एक छेद होता है, इस ओपनिंग से केवल 3 स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखा दूं तो दिस इज द डायफ्राम। ठीक है, एंड दिस ओपनिंग ऑफ डायफ्राम इज नोन एज हाइटस। ठीक है, जिसमें से आपका ईसोफेगस निकला। ईसोफेगस ओपन हुआ बेटा आपके स्टमक में। एट द जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक, हियर अ स्फिंक्टर इज प्रेजेंट नोन एज गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर बेटा एक मस्कुलर चैनल होता है, मस्कुलर दरवाजा होता है, जो ओपन होगा, क्लोज होगा। जब वो ओपन होगा तो जो भी फूड आपने स्वैलो किया है वो अंदर स्टमक में जाएगा। ये अगर ओपन नहीं होगा तो फूड स्टमक में नहीं पहुंच पाएगा, है ना। सो दिस स्फिंक्टर इज नोन एज गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, और ऑल्सो नोन एज द कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। तो एक बात आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात बेटा ईसोफेगस से रिलेटेड आपको एक और पता होनी चाहिए, वो ये कि इस ईसोफेगस में नो डाइजेस्टिव एक्टिविटी टेक प्लेस। यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, या यूं लिख लो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, नोन एज पेरिस्टाल्टिक movement, which is the contraction and relaxation. ठीक है, आपके पूरे ईसोफेगस में बेटा जो मसल्स हैं, वो पाइप है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, जिससे कि जो भी फूड आपने स्वैलो किया है वो इजिली आगे की तरफ पास हो सके। ठीक है, तो ईसोफेगस में बेटा बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इट इज अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which gets open into the stomach, है ना, and at the junction of esophagus and stomach there is a gastroesophageal sphincter or a cardiac sphincter
दिस स्फिंक्टर इज नथिंग बट जस्ट अ मस्कुलर चैनल। तो ये मसल्स का बना हुआ एक दरवाजा होता है, ये खुलेगा तो जो भी खाना आया है वो स्टमक में चला जाएगा, ये बंद रहेगा तो फूड विल नॉट एंटर इनटू द स्टमक। ठीक है, इन दिस ईसोफेगस ओनली peristaltic movement take place. The contraction and relaxation of muscles present in esophagus, this takes place known as peristalsis. Done? चलिए अब बेटा ये फूड कहाँ पहुंच गया? This food enters into the stomach. This stomach is the widest portion of or widest part of alimentary canal. आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे वाइड यानी कि चौड़ा पार्ट है। दिस इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जे शेप्ड होता है बेटा, ये कैसा होता है? जे शेप्ड होता है। ठीक है, इट हैज 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स होते हैं बेटा। दिस इज द फंडस पार्ट, हियर इज द कार्डियक पार्ट बिकॉज इट इज नियर द हार्ट, क्योंकि आपके हार्ट के पास होता है इसलिए हम इसको कार्डियक पार्ट बोलते थे। कार्डियक मीन्स हार्ट, है ना। दिस होल इज द बॉडी, while last part is known as the antrum or pyloric part और pylorus part भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, so stomach has 4 parts, the cardiac, fundus, body and antrum. One sphincter is present here at the junction of esophagus and stomach known as the cardiac sphincter or gastroesophageal sphincter. I am writing cardiac sphincter only because in previous slide I've written gastroesophageal too. One more sphincter is present at this known as the pyloric sphincter. Known as the pyloric sphincter. ठीक है, ये क्लियर है? Widest part of alimentary canal. This is J-shaped. Now inside the stomach, so many glands are present, known as gastric glands. Gastric means stomach. तो stomach के अंदर बेटा जो आपके glands present होते हैं, they are the gastric glands. तो stomach में बेटा gastric glands are present. इनके बारे में हम आगे जाने या भी जान लें, आगे जानेंगे। ठीक है, gastric glands are present in the inner lining of stomach. चलिए अभी इतना देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। After stomach we reaches the small intestine. So this is your stomach. This is the very first part of small intestine. And here comes so small intestine has three parts: duodenum, jejunum and ileum, in which duodenum is C or U shaped. ठीक है, if you guys have old NCERT or old edition of NCERT, it is mentioned U shaped in old NCERT, while in new NCERT it is mentioned C shaped. ठीक है, तो आपका ये जो duodenum होता है बेटा, ये part, this is known as or this is a C-shaped or U-shaped structure of small intestine. ठीक है, this is approximately 25 centimeter. This is approximately 25 centimeters. Jejunum is the longest part of small intestine. This is the longest coiled part, I must say. This is the longest coiled part of small intestine, while ileum is
highly coiled part of small intestine. This is highly coiled part. और क्योंकि मैंने बेटा बताया will mention each and every part of NEET over here. This line from your NCERT came in NEET 2020. ठीक है, NEET 2020 में बेटा आपकी ये वाली लाइन आई हुई है करेक्ट और वो इनकरेक्ट में चूज करने के लिए, दैट इलियम इज द हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, सो ये बेटा आपका क्या हो गया, दिस इज ड्यूडेनम, दिस इज जेजुनम, and the last part of small intestine which is highly coiled is the ileum. Clear है? ठीक है, this jejunum is around 2 meters long. This jejunum is around 2 meters long while ileum is around 1 meter long. ठीक है, यहाँ तक clear है? Now these are the various parts of small intestine: duodenum, jejunum, ileum. At the junction of duodenum and last part of stomach, here is a sphincter known as pyloric sphincter. तो आपके स्टमक के लास्ट पार्ट और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के जंक्शन पर बेटा एक चैनल प्रेजेंट होता है. आज आपको हो सकता है बोरिंग लग रहा हो बेटा, यहाँ तक ना थोड़ा बोरिंग है भी. बोरिंग इन द सेंस कि जो है वही पढ़ना है, यहाँ पे कुछ नई कहानी नहीं है. कहानी मैंने यहाँ पे आपको सुना दी. ठीक है, कि खाना खाते टाइम बात क्यों नहीं करनी है, जो मम्मी बोलती है बात नहीं करनी है. ऑल्दो मम्मी बोल देती खाना फंस जाएगा, पर कैसे फंसेगा, क्यों फंसेगा, क्या होगा, हमारी बॉडी क्या क्या कर सकती है, नहीं निकला तो क्या होगा, निकल गया तो कैसे निकलेगा. तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, हमने स्टमक के पार्ट देख लिए, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन, थोड़ा सा ये थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम कलाकारी करेंगे. कलाकारी मीन्स बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, राइट. एंड जब हम बुक में देखते हैं बेटा डायग्राम्स को तो थोड़े से टिपिकल लगते हैं क्योंकि हम एग्जैक्टली उसको देख के कॉपी करते हैं, है ना. लेकिन अगर हम डायग्राम्स को समझ के बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एक पार्ट अलग अलग से बना करके दे रही हूँ, तो अगर हम डायग्राम को समझ के बनाएंगे तो डेफिनेटली हमें किसी बुक से देखना नहीं पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसको कहाँ से मोड़ा है, कहाँ पे क्या करना है, किसको किससे जोड़ना है. आप अपने हिसाब से, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, डायग्राम्स की लेबलिंग और अंडरस्टैंडिंग है आपको, तो बेटा डायग्राम आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हो. नोबडी इज गोना कट योर मार्क्स इन इवन इन योर स्कूल बोर्ड्स. ठीक है, चलिए. तो दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ कम्स द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, ये बेटा आपका इलियम विच इज द हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हाईली कॉइल्ड. दिस इलियम comes and joins the large intestine. The first part of large intestine where this ileum joins is known as the cecum. ठीक है, ये आपका बेटा इलियम है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, ये आपका सीकम है विच इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहां पर मिलते हैं दैट इज नोन एज द इलियोसीकल जंक्शन. सो दिस इज द इलियोसीकल जंक्शन, द जंक्शन बिटवीन इलियम एंड सीकम. ठीक है, दिस इज द इलियोसीकल जंक्शन. आपके सीकम से दिस इज नोन एज ब्लाइंड सैक. व्हाट इज ब्लाइंड सैक मैम? ब्लाइंड मतलब अंधा है, हाँ एक तरह से बोल सकते हो आप अंधा है. बेटा ब्लाइंड सैक एक ऐसा स्ट्रक्चर है, सैक मीन्स बोरा, ठीक है, बैग. इट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एक ही ओपनिंग है, जिसमें एक ही ओपनिंग है. इस सीकम से बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा एक्सटेंशन निकला हुआ है. दिस एक्सटेंशन इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. This extension is known as वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ठीक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे. ऑल्दो आई एम श्योर आपको पता होगा दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन. अब बात चलिए तो दूर तक जाएगी, होमवर्क भी आएगा. हाँ, तो आज का बेटा होमवर्क यू हैव टू टेल मी 5 वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. और ये होमवर्क आपको कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में. ठीक है, 5 vestigial organs in human. हमारे अंदर कौन कौन से 5 वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं एक्सेप्ट दिस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ये तो मैंने बता दिया है. ठीक है, इसके अलावा और कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारी बॉडी के हैं? बहुत सारे हैं.
आपको केवल मुझे 5 बताने हैं, एक्सेप्ट दिस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, चलिए फिर बेटा स्टार्ट होता है आपका ये सीकम, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के ये बेटा कंटिन्यू करता है एज कोलोन। मजा आता है क्वेश्चंस लेकर के, हाँ, होमवर्क के। दिस इज द कोलोन, क्योंकि बेटा इसमें ऊपर जा रहा है तो दिस इज नोन एज द असेंडिंग कोलोन। यहां पर बेटा साइड में जाएगा जो भी वेस्ट होगा, नोन एज द ट्रांसवर्स कोलोन। यहां पर नीचे की तरफ आएगा नोन एज द डिसेंडिंग कोलोन। मैम क्या आएगा ऊपर नीचे बेटा बताएंगे। दिस इज द अनडाइजेस्टेड फूड, दिस इज नोन एज डिसेंडिंग कोलोन। हियर अ एस शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, यहाँ पे मैंने अलग से नहीं दिखाया है। वन एस शेप्ड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो देयर नोन एज सिग्मोइड कोलोन। द लास्ट पार्ट इज नोन एज रेक्टम and the opening is known as anus। ठीक है, this descending colon further continues as sigmoid colon। तो ये जो आपका बेटा ऐसे मैंने दिखाया है ना, ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ये रेक्टम आता है। ठीक है, इस तरीके से होता है कुछ। ठीक है, सो दिस इज द सिग्मोइड कोलोन। ये जो यहाँ पर ऐसा होता है एस शेप्ड इज नोन एज सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, तो आज का एक क्वेश्चन है बेटा आपका होमवर्क का। यू हैव टू मेंशन इन कमेंट्स 5 vestigial organs in humans except vermiform appendix, because this I already told you. Yes, chaliye. So these are the various parts of alimentary canal. In this large intestine there is the folding of mucosa। यहाँ पे जो इनर लाइनिंग होती है बेटा वो इस तरीके से फोल्डेड होती है। ठीक है, एंड दिस फोल्डिंग is known as tinea coli, is known as tinea coli। ठीक है, and inside this tinea coli these small sac, मतलब छोटे छोटे ऐसे आपको spaces दिख रहे हैं, these spaces are known as hostra। ठीक है, इनका significance भी हम आगे जानेंगे। So this is about the various parts of alimentary canal। Now we'll start with the histology। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। आप सबको पता है बेटा व्हाट इज हिस्टोलॉजी, नहीं पता है तो हम बता देंगे। द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। तो व्हाट ऑल टिश्यूज आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमंस। हमारे पास कौन कौन से टिश्यूज होते हैं बेटा। एनिमल टिश्यूज आप लोगों ने पढ़े होंगे क्लास 9th में। वी हैव एपिथेलियल टिश्यूज, वी हैव कनेक्टिव टिश्यू, वी हैव मस्कुलर टिश्यू and nervous tissue। ठीक है, these are the 4 types of animal tissues। हमारे अंदर ये सारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। अब जब बेटा हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी, किसकी हिस्टोलॉजी की, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम ये देखेंगे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, है ना। तो हेडिंग इज हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ से बेटा आपके नीट में कई बार कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में चारों टाइप के टिश्यूज होते हैं। वी हैव एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एज वेल एज नर्वस टिश्यू प्रेजेंट इन आवर एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले सिरोसा,
outer longitudinal muscles, then inner circular muscle, then submucosa and mucosa. तो सबसे पहले तो बेटा मैंने कहा नीट ओरिएंटेड स्टडी है हमारी, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लेयर्स हैं सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, इन दोनों को मिलाकर के बेटा हम मस्कुलरिस बोल देते हैं. मस्कुलरिस मतलब मेड अप ऑफ मसल्स, है ना. नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन केम टू योर नीट मेनी अ टाइम्स. इस पर्टिकुलर सेक्शन से कई बार आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि एलिमेंट्री कैनाल में आउटर टू इनर जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उनके नाम बता दो या इनर टू आउटर बता दो. तो वेन एवर इट कम्स टू आउटर टू इनर, तो आउटर वन इज सिरोसा एंड द इनर वन इज म्यूकोसा. सबसे बाहर की तरफ होती है बेटा सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सबम्यूकोसा, फिर म्यूकोसा, और अंदर से बाहर अगर हम चलेंगे तो म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा. मस्कुलरिस में भी आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर. अंदर से बाहर जाएंगे तो पहले इनर सर्कुलर, फिर आउटर लॉन्गिट्यूडनल. ये बेटा आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए. व्हेन आई मेड स्टार, दैट मीन्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शंस मेनी अ टाइम्स क्वेश्चन केम इन नीट. ठीक है, तो SMSM, ठीक है, SMSM इज द ट्रिक. सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, SMSM. अब इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं. This is even in NCERT. The outer one is known as sirosa. This is the sirosa. It is made up of mesothelium. This is the mesothelium आ गया ना, थीलियम इज द एपिथीलियम. ठीक है, तो mesothelium इज द एपिथेलियल टिश्यू ऑफ विसरल ऑर्गन्स. जो भी आपके ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, स्मूथ ऑर्गन्स हैं बेटा, उनकी जो एपिथेलियल टिश्यू, उसको हम एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग है उसको बेटा mesothelium बोल देते हैं, है ना. तो दिस सिरोसा इज मेड अप ऑफ mesothelium. आफ्टर सिरोसा कम्स द मस्कुलरिस. तो मस्कुलरिस में बेटा हमने दो लेयर देखी हैं. outer longitudinal, outer longitudinal muscles and इनर सर्कुलर मसल्स. ठीक है, अब नाम ही है बेटा मस्कुलरिस, तो ये कौन सा टिश्यू हो गया आपका, मस्कुलर टिश्यू हो गया. इसमें आपकी मसल्स हो गई. ठीक है, उसके अंदर आता है बेटा आपका सबम्यूकोसा, देन कम्स आपका सबम्यूकोसा. मैं यहाँ पे थोड़ा डॉटेड सा दिखा रही हूँ. दिस इज दी सबम्यूकोसा. सबम्यूकोसा में क्या होता है बेटा, यहाँ पे भी आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, in which nerves, blood vessels and lymph vessels are present. ठीक है, while the innermost is known as the mucosa.
दिस इनर मोस्ट इज नोन एज द म्यूकोजा, ठीक है। और ये जो बेटा म्यूकोजा होती है, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्लियर है यहाँ तक कुछ कुछ? अगर आप देखेंगे अभी अपनी एनसीईआरटी ओपन करके तो आपको वहां पे भी ये डायग्राम दिखेगा पिंक कलर का, ठीक है। ये डायग्राम भी बेटा आपका नीट में तो एल नॉट से, लेकिन हाँ नीट से पहले बेटा, और नीट के साथ कई सारे अलग एग्जाम्स जब होते थे, एम्स होता था आपका, स्टेट पीएमटीज होते थे, बीएचयू वगैरह, उसमें बेटा ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट तो बनता है। जितने भी आपके डायग्राम्स हैं बेटा एनसीईआरटी में, ईच एंड एवरी डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। तो वेन एवर यू सी अ डायग्राम, नागिन मोड में आ जाओ। नागिन मोड पता है नहीं पता है? ये तो सुना होगा ना, ऐसा सच नहीं होता है, ठीक है ना, हम मजाक की बात कर रहे हैं। आप सबने सुना होगा कि मैडम अगर नाग को कोई मार दे तो नागिन अपनी आंखों में फोटो खींच लेती है, राइट। तो नागिन फोटो खींच रही है ना, तो बेटा जैसे ही आपको डायग्राम दिखेगा आपकी एनसीईआरटी में या कुछ भी, आपको क्या करना है, नागिन मोड में आ जाना है, आपको नागिन बन जाना है और उस डायग्राम की फोटो खींच लेनी है बिल्कुल अपनी आंखों में, क्योंकि वो बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपकी नीट में आते हैं। नीट में बेटा जब ये आए तो नागिन क्या करती है, जब मजाक है, नागिन क्या करती है, जब नाक का कातिल उसको मिल जाता है, ये मर्डरर, इसने मेरे नाक को मारा था, तो उसको डस लेती है, खत्म, स्वाहा। इसी तरीके से बेटा आपको भी करना है, आपको नागिन मोड में आना है, डायग्राम देखते ही उसकी फोटो अपनी आंखों में छाप लेनी है या खींच लेनी है पिक्चर क्लिक करनी है। उसके बाद बेटा जब भी आपको वो क्वेश्चन एमटीजी में या किसी भी बुक में मिलेगा, आपको नीट में मिलेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को डस लेना है, सही हो जाएगा। अब मैडम ये बीच में क्या है, बीच में बेटा ये है ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ल्यूमेन मतलब ये बेटा वो पार्ट है, कहीं पे पतला है कहीं पे चौड़ा है, यही स्टमक है, यही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। मैंने आपके एलिमेंट्री कैनाल का एक क्रॉस सेक्शन लिया है कि यहाँ से अगर आपका ईसोफेगस जा रहा है, इसको बीच से काटो, तो सबसे बाहर सिरोसा है, फिर मस्कुलरिस में आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, फिर इनर सर्कुलर है, फिर सब म्यूकोजा, देन म्यूकोजा, बीच में वो ल्यूमेन है, बीच में वो पाइप है जिसमें से खाना आगे जा रहा है, ठीक है। अब ये डायग्राम जो बेटा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, इस डायग्राम को अगर हम ओपन करें, ठीक है, ओपन कैसे करें मैडम, ओपन कुछ ऐसे करते हैं, ये है बेटा आपका सिरोसा, ये क्या है बेटा आपका सिरोसा, अब इसको मैं डिवाइड कर दूं थोड़े थोड़े पार्ट में, ये है पार्ट आपका ईसोफेगस वाला, ठीक है, ये है पार्ट बेटा आपका स्टमक वाला, देन कम्स आपका ड्यूडेनम, देन जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। तो ये बेटा आपके मैंने एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स दिखा दिए। अलग अलग पार्ट्स में कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ पर। मैडम आपने यहाँ पे एपिथेलियल दिखाया, मस्कुलर दिखा दिया, कनेक्टिव दिखा दिया, नर्वस नहीं दिखाया, तो नर्वस दिखाने के लिए बेटा मैं यहाँ पे आ रही हूँ। दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, पर पता होना चाहिए क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है ना, पढ़नी सिर्फ एनसीईआरटी है, लेकिन समझना तो उसके पीछे की कहानी को भी है ना। चलिए, तो कहानी समझने के लिए बेटा ये तो हो गई आपकी सिरोसा। सिरोसा आपके ईसोफेगस से लेकर के, स्टमक से लेकर के, ड्यूडेनम, आपके जेजुनम, इलियम, हर जगह प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद आती है बेटा आपकी मस्कुलरिस, तो मस्कुलरिस में आउटर हो जाएगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल, मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल मसल। ओएलएम लिख दूँ इसको मैं, ओएलएम, ओएलएम मीन्स आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, OLM, ठीक है। और इस आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल के अंदर की तरफ क्या है बेटा आपकी इनर सर्कुलर मसल, क्या है बेटा आपकी इनर सर्कुलर मसल, इसको हम बेटा ICM लिखेंगे, क्या लिखेंगे ICM, याद रहे इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ, सर्कल सर्कल टाइप, ठीक है, ICM। ये दोनों मिलकर के क्या बना रही है बेटा आपकी मस्कुलरिस, ठीक है। अब
ये जो बेटा आपके टिश्यूज हैं अलग अलग आपकी एलिमेंट्री कैनाल में, ये जो लेयर्स हैं सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, these layers shows modifications in various parts of elementary canal. एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में बेटा ये लेयर्स कुछ कुछ मॉडिफिकेशन शो करती हैं। जैसे आपके स्टमक में बेटा एक और लेयर होती है मसल्स की, और इसको हम बोलते हैं बेटा ऑब्लिक मसल। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑब्लिक मसल। ये मैं यहाँ कर देती हूँ, ऑब्लिक मतलब तिरछी है, ठीक है। एंड दिस ऑब्लिक मसल लेयर इज प्रेजेंट ओनली इन द स्टमक पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये ऑब्लिक मसल लेयर सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके स्टमक में प्रेजेंट होती है, ना तो आपकी ईसोफेगस में है, ना ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम, कहीं पे भी नहीं, सिर्फ इट इज प्रेजेंट इन द स्टमक पार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है बेटा? इसके अंदर की तरफ है आपका सबम्यूकोसा, तो अब सबम्यूकोसा बना लेते हैं। दिस इज द सबम्यूकोसा पार्ट, दिस इज द सबम्यूकोसा, ठीक है। इस सबम्यूकोसा में एज आई टोल्ड नर्व्स आर प्रेजेंट, आर्टरीज आर प्रेजेंट, तो आर्टरीज, these are the arteries, then veins are present in this, here are the veins, and nerves are also there, so these are the nerves. तो सब म्यूकोसा में व्हाट ऑल इज देयर? अच्छा, यहाँ पे आई मेंशन नो नर्व्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स कम्स अंडर ब्लड वेसल्स, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज म्यूकोसा। चलिए म्यूकोसा बना लेते हैं। इस डायग्राम से ना आपका बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। These are certain glands, ठीक है। This is the mucosal layer, so this is the mucosal epithelium, this is the mucosa। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो म्यूकोसा है विच इज द इनर मोस्ट लाइनिंग, सारे एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट है, एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पर बेटा आप देखेंगे कि स्टमक पार्ट में, देखिए स्टमक पार्ट में ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। दीज आर नोन एज गैस्ट्रिक रूगे, दीज आर नोन एज रूगे। इन केस ऑफ ड्यूोडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, इनको हम बोलते हैं बेटा विलाइज। क्या बोलते हैं इनको हम? विलाय। इवन इन केस ऑफ योर जेजुनम, इलियम, यहाँ पे भी ये विलाइज हैं, पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रूगे बेटा कैसे हैं? थोड़े से शैलो हैं। विलाइज आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ऐसे उंगलियों की तरह उठे हुए हैं ना, जबकि बेटा जो आपकी विलाइज जेजुनम और इलियम में है ये पॉइंटेड है, ठीक है। यहाँ पर जो विलाइज हैं ये काफी पॉइंटेड हैं, यहाँ पे ये फिंगर लाइक है, यहाँ पे ये पॉइंटेड है। इनसाइड दीज विलाइज, ये जो बेटा विलाइज है आपकी, इन विलाइज के अंदर भी छोटी 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 माइक्रोविलाइज बेटा प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? माइक्रोविलाइज, ठीक है। इनका काम क्या होता है मैडम?
तो विलाइज का काम होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा विलाइज होंगी सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर है? चलिए यहां पर बेटा मैंने कुछ आपको दिखाया है, ये दीज आर नोन एज ब्रूनर्स ग्लैंड्स। These are known as Brunner's glands and I am making star over here. ये जो पूरे बेटा ब्रूनर्स ग्लैंड हैं, ये आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में इकलौते ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि सब म्यूकोजल लेयर में प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? सब म्यूकोजल लेयर में। ये आपकी म्यूकोजा हो गई। इस ब्रूनर्स ग्लैंड के अलावा all the glands except these Brunner's glands are present in the mucosal layer। ठीक है? इस Brunner's gland के अलावा बेटा जितने भी बाकी के glands हैं, they all are present in the mucosal layer of alimentary canal। Only Brunner's glands are the glands which are present in the submucosal layer of alimentary canal। ठीक है? यहाँ पे आपके gastric glands होंगे, ये आपके crypts of Lieberkühn है, ये आपके पैनेट सेल्स हो गए। ये पैनेट सेल से भी क्वेश्चन आया नीट 2016 में। ठीक है? पैनेट सेल्स। आई लेट यू नो द फंक्शंस ऑफ ईच एंड एवरी ग्लैंड इन सेल्स। थोड़ा सा भी पेशेंस रखेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये जो बेटा मैंने आपको बता दिया कि अगर हम एलिमेंट्री कैनाल का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो हमें बाहर सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोजा, म्यूकोजा दिखेगा। मस्कुलरिस में भी आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर मिलेगा। स्टमक के केस में बेटा इनर मोस्ट ऑब्लिक मसल मिलेगी, फिर सब म्यूकोजा, म्यूकोजा मिलेगा। इसी चीज को बेटा अगर मैंने लेकर के ईसोफेगस से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पार्ट तक दिखाया तो बेटा हमें ऐसे दिखना है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा। ठीक है? और ये आपका पूरा ऊपर ल्यूमेन वाला पार्ट आ गया। ठीक है? इसी तरीके से आगे होगा म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सिरोसा। अब हमने यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू देख लिया, एपिथेलियल टिश्यू देख लिया, कनेक्टिव टिश्यू देख लिया। मैडम नर्वस टिश्यू का है, तो नर्वस टिश्यू बेटा यानी कि नर्व्स, नर्वस टिश्यू आपका यहाँ पे दो तरीके की यहाँ पे बेटा आपको नर्व प्लेक्सस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं बेटा? यहाँ पे आपको नर्व प्लेक्सस देखने को मिलते हैं। अब मैम नर्व प्लेक्सस क्या होते हैं बेटा? ये नर्व्स की ब्रांचेस होती हैं, नर्व्स के झुंड होते हैं, है ना? तो नर्व प्लेक्सस मतलब नर्व्स का एक जाल है। ठीक है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। नर्व्स से मतलब नर्वस टिश्यू की बात करें। ठीक है? दो तरीके के बेटा आपको यहाँ पे नर्व प्लेक्सस देखने को मिलते हैं, मीजनर्स प्लेक्सस and myenteric plexus। क्या देखने को मिलेंगे बेटा यहाँ पे आपको? मीजनस प्लेक्सस और मायेंट्रिक प्लेक्सस। क्या बेटा इनका काम होता है आपको वो पता होना चाहिए। मीजनस प्लेक्सस क्या करता है, मायेंट्रिक प्लेक्सस क्या करता है, इसी को बेटा हम ऑर्बैक प्लेक्सस भी कहते हैं। ये क्या होते हैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये जो बेटा आपका मायेंट्रिक प्लेक्सस होता है, मायो का मतलब होता है बेटा मसल। मायेंट्रिक वर्ड किससे आया है? मायो से आया है। एंड मायो का मतलब होता है बेटा मसल्स। ठीक है? कहीं भी अगर आप मायो वर्ड सुनते हैं या मायो वर्ड पढ़ते हैं तो मायो का मतलब होता है बेटा मसल। तो मायेंट्रिक प्लेक्सस का क्या मतलब होगा? मायेंट्रिक प्लेक्सस का मतलब होगा बेटा आपका ऐसा प्लेक्सस जो कि कहां पर प्रेजेंट है? जो कि प्रेजेंट है बेटा आपका, एक मिनट कहाँ गया डायग्राम? यस, यहाँ पे मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये मैं इसकी छोटी छोटी से ब्रांचेस दिखा रही हूँ। ठीक है? ये जो बेटा आपका मायेंट्रिक प्लेक्सस है, ये मायेंट्रिक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है बिटवीन
the longitudinal and circular muscles। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा? ये प्रेजेंट होता है आपके लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? ये आपका लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में। यहां तक क्लियर है? इसका काम क्या होगा बेटा? इसका काम होता है, ये जो आपकी मसल्स हैं बेटा, ये मसल्स ही एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाती हैं। क्या करवाती है बेटा ये? ये मसल्स बेटा एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाती हैं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसको हमने पेरिस्टाल्सिस बोला था, ठीक है, उस पेरिस्टाल्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्लेक्सस है बेटा, दैट इज योर मायोट्रिक प्लेक्सस। एक मिनट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाल्सिस। एक मिनट, और बैक हम इसको बोलते हैं मीजनस को। और बैक और मायोट्रिक प्लेक्सस। ठीक है, और जो मीजनस प्लेक्सस होता है बेटा, ये होता है प्रेजेंट बिटवीन द सर्कुलर मसल्स एंड सबम्यूकोजा। ये किस किस के बीच में प्रेजेंट होगा बेटा? सर्कुलर मसल और सबम्यूकोजा में। तो यहाँ देख लो, ये पूरा आपका सबम्यूकोजा है, यहाँ पे बेटा ये आपकी सर्कुलर मसल है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा आपका जो प्लेक्सस, इसको बेटा हम बोल देंगे आपका मीजनस प्लेक्सस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया मैम, ये सर्कुलर मसल और सबम्यूकोजा के बीच में, लेकिन स्टमक में देखो, स्टमक में क्या है? ये सबम्यूकोजा, ये आपकी सर्कुलर और ऑब्लिक मसल के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टार बना के, इन स्टमक जो आपका मीजनस प्लेक्सस है बेटा, प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच में? ये प्रेजेंट होता है बेटा बिटवीन द सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, ये सर्कुलर और ऑब्लिक मसल के बीच में बेटा प्रेजेंट होता है। आई एम श्योर आपको डायग्राम से बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे देखो, स्टमक में तो ये सर्कुलर ऑब्लिक के बीच में प्रेजेंट है, बाकी पूरे पार्ट में बेटा ये सर्कुलर मसल और सबम्यूकोजा के बीच में प्रेजेंट है। राइट, अब मैडम इसका क्या काम होता है? तो ये पेरिस्टाल्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका मायोट्रिक या ऑरबैक प्लेक्सस। मीजनस प्लेक्सस बेटा आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिक्रीशन फ्रॉम, या इसको हम लिख देते हैं फॉर ग्लैंडुलर सिक्रीशन, या रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लैंडुलर सिक्रीशन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? ग्लैंडुलर सिक्रीशन के लिए। अब मैडम ग्लैंडुलर सिक्रीशन क्या होता है? जितने भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है ना आपके एलिमेंट्री कैनाल में, यहाँ पे ये जितने भी बेटा ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे आपकी अंदर, इन सबको बेटा ये स्टिमुलेट करता है और इनको बोलता है चलो सिक्रीशन निकालना शुरू करो, अपने अपने सिक्रीशन निकालो, डाइजेशन करना है। समझ में आया? तो आपके ऑरबैक प्लेक्सस, जिसको हम मायोट्रिक प्लेक्सस बोलते हैं, मायोट्रिक मतलब मायो, मायो मतलब मसल, तो ये मसल्स के बीच में होता है, और मीजनस प्लेक्सस बेटा आपकी अंदर वाली मसल और सबम्यूकोजा के बीच में प्रेजेंट होता है। लेकिन इन केस ऑफ स्टमक इट इज लोकेटेड बिटवीन द सर्कुलर एंड द ऑब्लिक मसल। क्लियर है? चलिए, अब बेटा आपका स्टमक हो गया, स्टमक के आगे मतलब हम आते हैं, मतलब आपका हिस्टोलॉजी हो गया, आपके टिश्यूज कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमने देखा। मैंने आपको स्टार बना के एक चीज बताई है, ब्रूनर्स ग्लैंड इकलौते ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि सब म्यूकोजा में लोकेटेड होते हैं, बाकी सारे के सारे ग्लैंड्स आपके म्यूकोजा में होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने देख लिया। यहाँ पर बेटा आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जेजुनम इलियम पार्ट है ना, यहाँ पे देखो म्यूकोजा में ही, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा में एक लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा पेयर्स पैचेस। क्या है? पेयर्स पैचेस। ऑल्दो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लिम्फॉइड टिश्यू आपके इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है,
ये बताओ अब तक हमने कहीं और भी लिम्फोइड टिश्यू का नाम पढ़ा है क्या? सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? सुना सुना कि सुना सुना? हाँ, लास्ट लेक्चर में बेटा हमने टंग पे देखा था लिंगुअल टॉन्सिल्स प्रेजेंट थे। सेम बेटा जो कि लिम्फोइड टिश्यूज थे, सेम आपके पेयर्स पैचेस, ये आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है एंड आई एम मेकिंग स्टार ओवर हियर कि पेयर्स पैचेस क्या होते हैं, कहाँ होते हैं? तो बेटा पेयर्स पैचेस आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजा पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जेजुनम इलियम में बेसिकली ये देखने को मिलते हैं। दीज आर लिम्फोइड टिश्यूज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने हिस्टोलॉजी देख ली, हमने पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देख लिए, हिस्टोलॉजी यानी कि टिश्यूज देख लिए। अब बेटा हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, कितने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बेटा अगर हम बात करें तो वी हैव 5 बेसिकली। वन इज, मुंह से शुरू होते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड्स, देन कम्स द लिवर विच इज, चलो लिवर हम बाद में देखेंगे, पहले हम स्टमक तक पहुंचेंगे, है ना। तो ये हो जाएंगे आपके बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, फिर आपका आ जाएगा लिवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी का बेटा सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लिवर है मैडम। फिर हम पढ़ेंगे बेटा पैनक्रियास के बारे में, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, तो दीज आर दी 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एसेसरी ग्लैंड्स वी कैन से। ये बेटा वो स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लैंड्स है ना कुछ सिंथेसाइज करके सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये कुछ बनाएंगे और बनाने के बाद उसको सिक्रीट करेंगे, उसको रिलीज करेंगे। ठीक है, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हो जाएंगे आपके सलाइवरी ग्लैंड्स। अच्छा, वी हैव सो मेनी सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट अराउंड दी बक्कल कैविटी। हमारी ओरल कैविटी के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं, ओरल कैविटी के आसपास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका काम होता है कि ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा को लाना। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा। ये क्या करते हैं? सलाइवा बनाते हैं। ठीक है, उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, ये जो बेटा आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं कई सारे होते हैं वैसे तो। ठीक है, मेजर और माइनर के फॉर्म में हम इनको क्लासिफाई करते हैं। मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि जो बहुत सारा सलाइवा बनाते हैं, माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स जो थोड़ा बहुत सलाइवा बनते हैं। माइनर तो आपको पढ़ना ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं पढ़ना है। मेजर सलाइवरी ग्लैंड से बेटा हम 3 पढ़ते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड विच इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। दिस इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? मैडम लिवर। सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड कौन सा है? मैडम पैरोटिड। ठीक है, दूसरा हो गया बेटा आपका सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। Why it is known as submaxillary और submandibular? तो बेटा दिस इज द बोन नोन एज मैक्सिला। याद करो हम लोगों ने जब टीथ पढ़ा था तो मैंने आपको बताया मैक्सिलरी टीथ होते हैं, मैंडिबुलर टीथ होते हैं। दिस बोन इज द मैंडिबल बोन, दिस इज द मैक्सिलरी बोन, these are the maxillary bone, right and left maxilla. Mandible is the single one. So parotid gland बेटा आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। This is your these are your ears. Ears के आगे की तरफ बेटा जो ग्लैंड होते हैं यहाँ पे आपके पैरोटिड ग्लैंड होता है। ठीक है, तो इसलिए these are located in front of ears। ठीक है, ये आपके चीक्स में लोकेटेड होते हैं। आपके सब मतलब नीचे, मैक्सिलरी मतलब ये मैक्सिलरी बोन, मैंडिबुलर मतलब मैंडिबल। तो ये बेटा आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी मैंडिबल है, मैंडिबल के यहाँ कोने में अंदर की तरफ। ठीक है, इसलिए हम इनको सब मैक्सिलरी की मैक्सिला के नीचे या मैंडिबल के नीचे है तो सब मैंडिबुलर। थर्ड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। लिंगुआ का मतलब होता है बेटा टंग। ठीक है, तो नाम ही क्या बोल रहा है कि सबलिंगुअल ग्लैंड। लिंगुआ मीन्स टंग, सब मीन्स बीनीथ, नीचे, है ना। तो सबलिंगुअल ग्लैंड बेटा कौन सा ग्लैंड हुआ? जो कि टंग के नीचे प्रेजेंट होता है
है ना। सो दीज आर दी मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। इसके अलावा एक इंफ्रा ऑर्बिटल होता है, इंफ्रा मतलब नीचे, ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिट्स मतलब आंखों के नीचे, ये हमारे अंदर नहीं होते, ये रैबिट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अस। अब ये सलाइवा तो बना रहे हैं, मैंने क्या बोला, सलाइवा बनाने के बाद इनको क्या करना है, इनको ओरल कैविटी तक पहुंचाना है। ओरल कैविटी तक कैसे पहुंचाएंगे बेटा, इनके पास अपनी अपनी एक डक्ट होती है, अपनी अपनी एक पाइप होते हैं, अपने अपने ट्यूब्स होते हैं, उन ट्यूब्स से बेटा ये अपने सलाइवा को जो इन्होंने बनाया है उसको ओरल कैविटी तक पहुंचाते हैं। एंड एवरी सलाइवरी ग्लैंड हैज अ सेपरेट डक्ट। The duct of parotid gland is known as Stenson's duct. क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, Stenson's duct. The duct of submaxillary or submandibular gland is known as the Wharton's duct, while the duct of sublingual gland is known as Bartholin's duct. कहीं कहीं आप डक्ट ऑफ रिवाइनस भी पढ़ेंगे, रिविनस, रिवाइनस, वट एवर यू वांट टू से। एक्चुअली देयर आर a group of ducts, ठीक है, and that group of duct is known as duct of Rivinus. The major duct of sublingual gland is known as Bartholin's duct. So I am writing it here. अब बेटा यहाँ से आपका कोई नीट का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हाँ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पे आपको बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। लोकेशन दिया बेटा, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये लोकेटेड होते हैं आपके चीक्स में, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, जॉ, ठीक है, एंड दिस इज बीनीथ द टंग, जीभ के नीचे, ठीक है। तो दीज आर दी लोकेशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स, दिस इज इट। अब सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, तो आपको सलाइवा का कंपोजिशन पता होना चाहिए। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, क्या क्या होता है सलाइवा में, तो इसमें बेटा अच्छा खासा पानी होता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें इसका पीएच जो होता है दैट इज 6.8, ठीक है। दिस इज स्लाइटली एसिडिक, न्यूट्रल होता है आपका 7, ये 6.8 होता है, तो ये स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है। इसके अलावा इट हैज सम एंजाइम्स, क्या क्या एंजाइम्स हैं इसके पास, इट हैज salivary amylase, also known as ptyalin, in which P is silent. It has lysozyme, besides so many inorganic ions like sodium, potassium, chloride, bicarbonate and water, ठीक है। So this is the composition of saliva. क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़े थोड़ा सा। एक तो ग्लैंड हमने कर लिया and that is salivary gland, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं मैडम, तो पहले मैंने बताया गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक, तो gastric glands are the glands which are located in the stomach. Gastric glands, ठीक है। ये आपका बेटा स्टमक है, ठीक है। स्टमक में दिस इज दी रूगे, गैस्ट्रिक रूगे जिसको हमने बोला था, याद करो, यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी दिखाया है, ये रूगे हैं आपके, ठीक है। तो ये आपके गैस्ट्रिक रूगे हैं। इन्हीं रूगेज में बेटा एपिथेलियल टिश्यू है ना ये, इन्हीं रूगेज में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मेनली इन दी फंडस रीजन। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इस फंडस रीजन में मेनली बेटा आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर बेटा मैं आपके इस तरीके से कुछ बना दूं, ठीक है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं रूगे,
यहाँ पे पूरा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेसिकली बेटा 3 है आपके, म्यूकस नेक सेल्स, ठीक है। दूसरे हो गए आपके ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स, और तीसरे हो गए बेटा आपके पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स और जाइमोजन सेल्स, ठीक है। तो 3 तरीके के आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 तरीके के सेल्स होते हैं, ठीक है। ये सेल्स हैं, क्या क्या इनका सीक्रेशन है आपको वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूकस नेक सेल्स की। नाम ही बेटा म्यूकस नेक सेल्स है, मतलब ये नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये नेक रीजन में, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके म्यूकस नेक सेल्स, ठीक है। नाम म्यूकस नेक सेल्स है बेटा, तो इनका सीक्रेशन क्या होता है? दे सीक्रीट म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? एक विस्कस सा लिक्विड होता है, एक गाढ़ा सा लिक्विड होता है, ठीक है। म्यूकस क्या है बेटा? एक गाढ़ा सा लिक्विड है, तो उसको हम म्यूकस बोल देते हैं। इसका काम क्या होता है बेटा म्यूकस का? इट covers the inner lining of stomach and prevents it from the harmful effects of HCl, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से बेटा जो जूस निकलता है, हमने क्या बोला था कि आपके सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है? सलाइवा फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन, फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा, फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा लिख देते हैं, ठीक है। सलाइवा बनता है और सलाइवा सिक्रीट होता है, फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। इसी तरीके से बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? यहाँ पे फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस में बेटा 3 चीजें आती हैं। पहला हो गया आपका म्यूकस नेक सेल का सीक्रेशन, ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल का सीक्रेशन, पेप्टिक या चीफ सेल का। यहां से बेटा आपका कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। नीट 2018 का पेपर निकाल लो, नीट 2019 का पेपर निकाल लो, नीट 2015-14 का पेपर निकाल लो। इस पर्टिकुलर पोर्शन से आपका कई बार रिपीट हुआ है बेटा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो गया आपका म्यूकस नेक सेल्स, दूसरा हो गया बेटा आपका ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स। अब ये क्या करते हैं, इन पर भी देख लेते हैं हम लोग बेटा। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स बेटा, इनके जो सीक्रेशन है ये है पहला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है बेटा आपका कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो आपके ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स 2 चीज सिक्रीट करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं। जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है बेटा, इसका pH होता है 1.8 से 2.4, ठीक है। सलाइवा का pH कितना था? 6.8। इसका pH कितना है गैस्ट्रिक जूस का? 1.8 से 2.4, विच इज हाईली एसिडिक। आपके कोई हाथ पे बेटा एसिड डाल दे तो हाथ जल जाता है। आई एम श्योर आप लोगों ने केमिस्ट्री में कुछ प्रैक्टिकल्स किए होंगे। कभी कभी क्लास में इंसिडेंट हो जाता है अपने साथ या किसी और के साथ कि उसके हाथ पे एसिड की एक बूंदी छलक के गिर गई तो पूरा हाथ जल जाता है, छाले पड़ जाते हैं ना। ये तो बेटा स्किन है। आपकी जो इनर लाइनिंग है ओरल कैविटी की, देख लो कितनी सॉफ्ट है, ये तो स्किन है। इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स के कंपैरिजन में तो बेटा ये काफ़ी टफ है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी कवरिंग है इस पे केराटिन प्रोटीन की, ठीक है। ऐसे ही बेटा आपका जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इसकी भी इनर लाइनिंग बहुत नाजुक है।
वहां पे ऐसी कोई टफ केराटिन की कवरिंग नहीं है। वहां पे सोचो अगर 1.8 से 2.4 pH का एसिड गिरता है तो बेटा जल जाएगी वो। तो आप लोगों ने पेट में छाले होना सुना होगा कि मैडम उसको ना पेप्टिक अल्सर्स हो गए हैं, उसके पेट में छाले पड़ गए हैं। क्यों होते हैं पेट में छाले? एसिडिटी क्यों होती है? बहुत छोटी छोटी चीजें है ना कि मैडम एसिडिटी सी हो रही है, ऐसे जलन सी हो रही है ना। जो अपना चेस्ट रीजन है, चेस्ट रीजन में मैम बर्निंग सा सेंसेशन हो रहा है। क्यों? मैंने पहले ही कहा था इस चैप्टर में बहुत सारे क्यों के हमारी डेली लाइफ के जवाब मिलने वाले हैं, है ना। तो ये जो बेटा HCl होता है, HCl के कुछ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इसका क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम इन स्टमक। ये आपके स्टमक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है। ठीक है, क्या काम है इस एसिडिक मीडियम का? एक्टिवेट्स द एंजाइम और एक्टिवेट्स द प्रोएंजाइम्स। प्रोएंजाइम्स क्या होते हैं? इनएक्टिव एंजाइम्स को बेटा हम प्रोएंजाइम्स बोलते हैं। ऐसे एंजाइम्स जो एक्टिव नहीं है उनको बेटा हम प्रोएंजाइम्स बोलते हैं। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा यहाँ जो सीक्रेट हुआ है आपके स्टमक में, ये एसिड तो आपकी स्टमक की इनर लाइनिंग को जला के राख कर देगा, छाले ही छाले। तो ऐसा ना हो इसीलिए बेटा ये जो म्यूकस निकला है, ये म्यूकस क्या करता है? ये म्यूकस इस पूरी स्टमक की इनर लाइनिंग को बेटा ऐसे ढक लेता है। म्यूकस एक गाढ़ा सा लिक्विड है, म्यूकस बेटा इसको ढक लेता है, जिसकी वजह से एसिड और इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक कांटेक्ट में नहीं आते। अगर आपकी एसिड और इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक कांटेक्ट में आती है तो बेटा एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, छोटा मोटा एसिड भी नहीं है, तो बेटा क्या होगा? आपके पेट में छाले पड़ जाते हैं, नोन एज पेप्टिक अल्सर्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको हम? अगर ये कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हो सकते हैं? पेप्टिक मतलब पेट में और अल्सर्स मतलब छाले। ठीक है, कब? जब म्यूकस प्रॉपर रिलीज नहीं होता है। अब मैम ये पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम किसको होती है अक्सर? ये बेटा प्रॉब्लम उनको रहती है जो अक्सर भूखे रहते हैं, टाइम से खाना नहीं खाते। एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बेटा उन्हीं को होती है जो लोग टाइम से खाना नहीं खाते। और जिन लोगों को लगातार एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है बेटा उन्हीं को पेप्टिक अल्सर्स की प्रॉब्लम रहती है। अब क्यों होती है एसिडिटी? जैसे ही बेटा हम खाना देखते हैं, हमें खुशबू आती है या हमारा एक जो फिक्स टाइम होता है उस टाइम पे बेटा हमारे पेट में ना एक एसिड रिलीज होता है, HCl, है ना। खाने की खुशबू से हो सकता है, हमारा एक फिक्स टाइम है, डेली हम इतने इतने बजे खाते हैं तो उतने टाइम पे हमारे पेट में एसिड रिलीज होता है, या कुछ अच्छा देख लिया खाने का तो एसिड रिलीज हो जाता है। जो भी है, एसिड रिलीज हो गया खाने के टाइम पे, पर हमने खाना नहीं खाया, हम भूखे हैं, तो वो एसिड क्या होगा? वहां पे पड़ा रहेगा, थोड़ी देर बाद शांत, आप पानी वानी पी लोगे तो वो शांत हो जाएगा। ऐसा ही बेटा अगर आप लंबे समय तक करते हो, टाइम से खाना नहीं खाना, भूख लगने होते हैं ना, हम बोलते हैं भूख लग रही है, मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहे कूद रहे हैं क्या होता है? जब पेट में एसिड बनता है तो हम लोग को एक खाना खाने वाली फीलिंग आती है, खाना खाना है। तो बेटा उसी को हम एसिड के बनने को ही बेटा हम क्या बोलते हैं? पेट में गुड़गुड़ होना, ऐसा होता है ना भूख में, तो वही है बेटा एसिडिटी। ठीक है, HCl रिलीज हो गया, खाना खा लो, एसिड अपना काम करेगा, एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, डाइजेशन करेगा, ठीक है। और अगर आपने टाइम से खाना नहीं खाया तो वो एसिड वहां पे पड़ा पड़ा क्या करेगा? एसिडिटी कॉज करेगा। खाना आ जाएगा तो एसिड उसमें मिक्स हो जाएगा, एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, अपने काम में लग जाएगा, म्यूकस उसको प्रोटेक्ट किए हुए इनर लाइनिंग को। खाना नहीं आ रहा तो एसिड वहीं पड़ा पड़ा परेशान कर रहा है, म्यूकस कब तक प्रोटेक्ट करे? खाना ही नहीं आ रहा है, कब तक वो एसिड से बचाए? तो जो लोग लंबे समय तक बेटा टाइम से खाना नहीं खाते हैं, पूरे पूरे दिन भूखे रहते हैं, उनमें अक्सर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एसिड बन रही है। तो एसिड की वजह से बेटा उनको ऐसा लगता है कि कुछ जल रहा है, चेस्ट में ऐसे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। ठीक है, और जो लोग लंबे समय तक बेटा एसिडिटी के शिकार रहते हैं उन्हीं को अक्सर बेटा पेप्टिक अल्सर्स यानी कि पेट में छाले पड़ते हैं, क्योंकि एसिड म्यूकस मेम्ब्रेन इनर म्यूकोजा के कांटेक्ट में आती है और जैसे ही कांटेक्ट में आती है वैसे बेटा अंदर अल्सर्स होते हैं, पेट में छाले होते हैं। इसलिए भूखे नहीं रहना है, आप थोड़ा थोड़ा खाओ दिन भर, पर खाओ। ठीक है, मैम कुछ खाने का मन, बिस्किट खा लो, ठीक है, आधी चपाती खा लो, पर खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। दिन में आप 3-4 घंटे के ब्रेक में कुछ ना कुछ खाते रहो, है ना। एसिड अननेसेसरी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इस HCl के बेटे कुछ और भी काम होते हैं। ये एंटी माइक्रोबियल होता है, इट किल्स दी माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स को भी खत्म कर देता है, मार देता है।
ठीक है। सेम चीज बेटा यहाँ पे ये जो आपके लाइसोजाइम है, ये लाइसोजाइम भी बेटा एंटी माइक्रोबियल होता है। ये माइक्रोब्स जो आपके खाने के साथ बेटा आपकी बॉडी में जा रहे हैं उनको बेटा आपके सलाइवा में ये लाइसोजाइम किल कर देते हैं। सलाइवरी एमाइलेज बेटा क्या करता है, ये आपके स्टार्च डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो हमने स्टार्च खाया है कार्बोहाइड्रेट, ये उसका डाइजेशन करता है। ठीक है, अब हम आ गए यहाँ पे। अब कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है मैडम, तो जो आपका कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर है ये हेल्प्स इन विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। ये आपके स्टमक में जो भी आपने खाना खाया है उसमें जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 इज साइनोकोबालामीन। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एक बार आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए। विटामिन B12 इज साइनोकोबालामीन, ये इसका नाम है। ठीक है, तो ये साइनोकोबालामीन यानी कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है। मैडम अगर ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो बेटा डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन कॉजेस परनीशियस अनीमिया। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है तो बेटा आपको अनीमिया होता है। अनीमिया सबको पता है, नहीं पता है तो ये आज का दूसरा होमवर्क है। ठीक है, ये बेटा आज का दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क 2। परनीशियस अनीमिया क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपका नाम दिखाऊंगी। पहला होमवर्क क्या था बेटा अपना, पहला होमवर्क था अपना आपको मुझे बताना है 5 वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं एक्सेप्ट दिस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। दूसरा होमवर्क आज का है बेटा व्हाट इज परनीशियस अनीमिया, ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि परनीशियस अनीमिया क्या होता है। बाकी मैं बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आप भी मुझे बताएंगे। ठीक है, दिस शोज ना कि कौन रेगुलर है, कौन पूरा लेक्चर अटेंड कर रहा है। तो ये हो गया बेटा आपका विटामिन ऑक्जेंटिक या पैरेटल सेल्स का काम। तीसरे हैं बेटा आपके यहाँ पे पेप्टिक सेल्स, जिनको हम चीफ सेल्स बोल रहे हैं, या बेटा इनको हम जाइमोजन सेल्स बोल रहे हैं। पेप्टिक और चीफ और जाइमोजन सेल्स। तो पहले तो बेटा आपको जाइमोजन का मतलब पता होना चाहिए। जाइमोजन का मतलब होता है इनएक्टिव एंजाइम्स। ठीक है, प्रो एंजाइम्स का मतलब भी बेटा इनएक्टिव एंजाइम्स होता है, और जाइमोजन का मतलब भी इनएक्टिव एंजाइम्स ही होता है। ठीक है, पेप्टिक मतलब पेट से रिलेटेड, स्टमक गैस्ट्रिक, चीफ मतलब मेन सेल्स है। ये बेटा कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं, नाम ही है ना जाइमोजन, तो यहाँ से कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स निकलते हैं। कौन कौन से इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, ये मेनली बेटा प्रोटीन डाइजेशन करवाते हैं। सलाइवरी एमाइलेज क्या कर रहा था, स्टार्च का डाइजेशन करा रहा था जो कि कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ से बेटा जो निकलते हैं क्या करते हैं, प्रोटीन डाइजेशन करवाते हैं। और कौन कौन से एंजाइम्स हैं, पेप्सिनोजेन, ये मैं लिख देती हूँ एडल्ट्स में यानी कि हमारे अंदर। बच्चों के अंदर बेटा ये सीक्रेट करता है प्रोरेनिन, जो छोटे बच्चे होते हैं ना 1 साल तक के, जो केवल दूध पीते हैं, उनके अंदर बेटा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम निकलता है प्रोरेनिन। दूध में प्रोटीन होता है ना, ठीक है, केसीन प्रोटीन होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोरेनिन बेटा निकलता है। अब ये इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, इन इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है बेटा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गए बेटा आपके गैस्ट्रिक जूसेस जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उससे निकलते हैं। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट ग्लैंड पे, एंड नेक्स्ट ग्लैंड इज आपका लिवर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं अगला ग्लैंड कौन सा है बेटा आपका, अगला ग्लैंड आ गया आपका लिवर, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो अगली हेडिंग बेटा जो लगेगी अपनी वो लगेगी लिवर। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लिवर से बेटा जो जूस निकलता है उसको हम बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं बेटा, लिवर से निकलने वाले जूस को बाइल जूस। ठीक है, अब इस बाइल जूस का कंपोजिशन क्या होता है, क्या क्या होता है इस बाइल जूस में, तो इस बाइल जूस में बेटा होते हैं आपके बाइल्स पिगमेंट्स, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन,
जॉन्डिस सुना है आप लोगों ने? व्हाट इज जॉन्डिस? मैम उसको जॉन्डिस है, पीलिया हो गया है, ठीक है। पीलिया क्यों होता है बेटा? जब आपकी बॉडी में बहुत सारे आरबीसीज टूटने लग जाते हैं, पीलिया नाम ही पीलिया है ना, पीले हो जाते हैं, स्किन येलो, आपकी आईज येलो, नेल्स येलो, टंग येलो, ठीक है। तो येलो क्यों हो जाते हैं बेटा? इसमें ना आपका बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जब आपका बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बेटा तो पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस, ठीक है। तो बिलिरुबिन बेटा आपका एक येलो कलर्ड बाइल पिगमेंट है, बिलिवर्डिन एक ग्रीन कलर का बाइल पिगमेंट है, ठीक है। और क्या होता है बाइल जूस में? इसमें होते हैं बाइल सॉल्ट्स, सोडियम टोरोक्लोरेट, टोरोकोलेट, ठीक है, ये एक सॉल्ट है। ऐसे और भी सॉल्ट्स होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें बेटा होता है कोलेस्ट्रॉल, इसमें होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, स्टार बना के मैं यहाँ पे लिख रही हूं, नो एंजाइम्स। आपके लिवर से बेटा जो बाइल जूस आता है, उस बाइल जूस में किसी भी तरह का कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बस पिगमेंट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड है, इसमें कोई एंजाइम नहीं है डाइजेशन के लिए, ठीक है। अब लिवर का बेटा थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें। तो ये आपका लिवर है, बाइलोब्ड होता है। आप एमबीबीएस में जाएंगे तो आप इसके और भी लोब्स पढ़ेंगे, 3 होते हैं, ठीक है। ये बाइलोब्ड मतलब एक इसका ये सेगमेंट, एक ये बड़ा सा सेगमेंट। इसके पीछे की तरफ बेटा एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, नोन एज गॉल ब्लैडर, पीछे की तरफ होता है इसके, इसलिए मैंने डॉटेड बनाया है, ठीक है। ये बेटा लिवर के लोब्स हो गए। दिस इज दी लेफ्ट लोब, हियर इज दी राइट लोब, ठीक है। और ये पीछे हो गया बेटा गॉल ब्लैडर। अब इस लिवर में बेटा कौन बनाता है ये बाइल जूस? तो लिवर के अंदर कई सारे सेल्स होते हैं। लिवर को हम बोलते हैं बेटा हिपैटिक, और हिपैटिक का इन्फ्लेमेशन यानी लिवर का इन्फ्लेमेशन इज नोन एज हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेटरी डिजीज, है ना। तो लिवर के अंदर बेटा कई सारे सेल्स होते हैं नोन एज हिपैटोसाइट्स। इसके अंदर हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं, नीट में आ चुका क्वेश्चन, हिपैटिक लोब्यूल्स। क्या होते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स? दीज आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। आपके लिवर का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब लिवर के अंदर जो बाइल जूस है, उस बाइल जूस को बनाने वाली जो यूनिट है वो आपकी हिपैटिक लोब्यूल्स है, ठीक है। इस हिपैटिक लोब्यूल्स का स्ट्रक्चर जरा देख लेते हैं। इसकी जो कवरिंग होती है, कवरिंग ऑफ हेपेटिक लोब्यूल इज नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल। अगेन आई एम मेकिंग स्टार, मतलब ये आपका नीट में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो बेटा हेपेटिक लोब्यूल है, जो कि एक हेक्साकोनल यूनिट दिख रही है, इस हेपेटिक लोब्यूल के अंदर कई सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, एंड दीज सेल्स आर नोन एज हिपैटोसाइट्स। मतलब ये लिवर सेल्स हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे हिपैटोसाइट्स, लिवर सेल्स। These are the hepatocytes, ठीक है। And this covering is known as Glissan's capsule. नीट में आ चुका क्वेश्चन है बेटा, सो आई मेड स्टार होगा।
अब ये जो हेपेटोसाइट्स होते हैं बेटा, ये ऐसे कॉर्ड लाइक मैनर में प्रेजेंट होते हैं। कॉर्ड लाइक मतलब धागे की तरह ऐसे लंबे लंबे आपको अरेंज्ड देखने को मिलते हैं, कि ऐसा लगता है जैसे एक धागे में इनको पिरो करके माला बना दी है ऐसा। कॉर्नर्स में आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। एक टाइम पे ना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था नीट में, सॉरी नीट में तो नहीं बोलूँगी, स्टेट पीएमटीज और एम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था। इसको हम बोलते थे पोर्टल ट्रायड। अभी फिलहाल हम इसके बारे में नहीं जानेंगे, बस ये समझ लो कि इसके अंदर कुछ छोटी छोटी डक्ट्स निकलती हैं इसमें से, ठीक है। आर्टरीज निकलती हैं, वेन्स तो नहीं निकलती हैं, आर्टरीज हैं, डक्ट हैं। ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन एंड ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट। ये तीन चीज़ें बेटा इस पोर्टल ट्रायड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बाकी ये जो आपके हेपेटोसाइट्स हैं ये इस तरीके से बेटा अरेंज्ड रहते हैं इसमें धागे की तरह से, धागे में पिरो करके एक माला बना दी हो वैसे। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये आपको देखने को मिलते हैं हेपेटोसाइट्स, ठीक है। इनके बीच में बेटा ये जो सेंटर में आपको देखने को मिल रही है ना, दिस इज दी सेंट्रल वेन, है ना। और ये छोटे छोटे आपको स्पेसेस देखने को मिल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं साइनसेस। स्पेस जो आपको देखने को मिल रही है इनको हम बोलते हैं साइनस। इन साइनस के अंदर बेटा कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आपके लिवर में फैट डिपॉजिट होता है ना, आपने सुना होगा मैडम उसको फैटी लिवर है, वो बहुत मोटा है मैडम उसका फैटी लिवर है। फैटी लिवर है, उसकी बॉडी के अंदर अच्छे से फैट मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो फैटी लिवर है। तो ये बेटा आपके एडिपोज सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स, जिनको हम फैट सेल्स बोल देते हैं ना। जिनका फैटी लिवर होता है उनके अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता है, तो फैट उनके लिवर में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा वो मोटे ही होते रहते हैं, पतले नहीं होते जल्दी, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन साइनस में। दीज सेल्स आर नोन एज कुफर सेल्स। ये आपके बेटा नीट में आ चुका क्वेश्चन है। कुफर सेल्स क्या होते हैं? ये मैक्रोफेजेस होते हैं। अगर लिवर के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हो गया, मतलब कोई फॉरेन बॉडी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया है, तो ये उसको खा जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर, ठीक है, कुफर सेल्स, ये उनको खा जाते हैं। ये जो बेटा आपके हेपेटोसाइट्स हैं यही क्या बनाते हैं? यही बनाते हैं बाइल जूस। क्या बनाते हैं बेटा? ये लिवर सेल्स बनाते हैं बाइल जूस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और ज़्यादा भी आपको देखना नहीं है। क्या बाइल जूस का कॉम्पोजिशन है वो बेटा हमने देख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज में क्या क्या है, एक बार पैनक्रियाज के बारे में देख लेते हैं। पैनक्रियाज जो है बेटा आपका, ये एक आपका मिक्स्ड ग्लैंड होता है। फिलहाल हम मिक्स्ड ग्लैंड की बात नहीं करते हैं, आप लोग परेशान हो जाओगे। इतना जान लो कि पैनक्रियाज आपका, ये आपका स्टमक है, ठीक है, दिस इज दी स्टमक। ये आपका ड्यूडेनम है, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपका एक पत्ती जैसा लीफ लाइक बेटा पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है, ठीक है, दिस इज पैनक्रियाज, ठीक है। इस पैनक्रियाज के अंदर बेटा कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं नोन एज एसिनार सेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? एसिनार सेल्स। ये एसिनार सेल्स बेटा क्या करते हैं? ऐसे होते हैं, अलग से बना देती हूँ एक। These are the
एसिनार सेल्स। इनसे बेटा जो सिक्रीशन निकलता है उसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। लिवर से निकलता है बाइल जूस, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस। अब इस पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है बेटा, तो इस पैनक्रियाटिक जूस में कई सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में कई सारे इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा इसमें, कई सारे इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से, इसमें बेटा बाइकार्बोनेट भी होता है, HCO3 नेगेटिव, ठीक है। और इसमें इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो इसमें बेटा होते हैं आपके ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं इनको याद करने का ट्रिक भी बता दूंगी, और हम इतना इजीली बेटा डाइजेशन का प्रोसेस समझेंगे कि ये हमें खुद ही याद हो जाएंगे कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा लाइपेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज था, यहाँ पर बेटा पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और बेटा यहाँ पर होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये सारे एंजाइम्स बेटा प्रेजेंट होते हैं आपके पैनक्रियाटिक जूस में। पैनक्रियाटिक जूस का बेटा जो पीएच होता है दैट इज अराउंड 7.6 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। बाइल जूस का बेटा जो पीएच होता है दैट इज अराउंड 7.4, ठीक है, लगभग 7.4। इसका 7.6 से 7.8, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका पैनक्रियाटिक जूस, बस अभी ज़्यादा आपको नहीं याद करना है। फिर बेटा हम देखते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। इनका तो हमने चित्र भी देखा था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे याद आ रहा है कुछ कुछ, ये आपके ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स है ना, तो यहाँ पे बेटा ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में क्या क्या है उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे। डायग्राम कुछ इस तरह से है बेटा, ये आपका लिवर है, दोनों लोब्स हो गए, यहाँ पीछे आपका गॉल ब्लैडर है, ठीक है। गॉल ब्लैडर से आता है बेटा आपकी एक डक्ट, इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आती है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। यहाँ से बेटा एक डक्ट आती है, ये तो लिवर है ना, लिवर का लेफ्ट लोब है, तो इसको हम बोलेंगे बेटा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और जो आपके राइट लोब से आएगी बेटा इसको हम बोल देंगे राइट हेपेटिक डक्ट। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, राइट हेपेटिक डक्ट। दोनों से, हेपेटिक मतलब लिवर है ना, दोनों हेपेटिक डक्ट जब मिलेंगी तो इसको हम बोल देंगे बेटा कॉमन हेपेटिक डक्ट, कि दोनों लेफ्ट और राइट लोब से आ जाएंगी लिवर की डक्ट, तो उनको हम बोल देंगे कि कॉमन लिवर की डक्ट होगी, कॉमन हेपेटिक डक्ट। यहाँ से बेटा आ रही है आपकी सिस्टिक डक्ट जो कि आ रही है आपके गॉल ब्लैडर से, ठीक है, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट, और यहाँ से बेटा कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये दोनों मिलकर के लाती हैं बाइल जूस। आपके गॉल ब्लैडर में भी ना आपका लिवर जो बाइल जूस बना करके रखता है उसी बाइल जूस को ला करके आपके लिवर में स्टोर कर दिया जाता है। आपका जो लिवर जो बाइल जूस बनाता है उसी बाइल जूस को ला करके आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो बेटा आपका सिस्टिक डक्ट है ये भी बाइल जूस ला रहा है, आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट भी बाइल जूस ला रही है, और ये बेटा आके खुलती है आपके पैनक्रियाटिक डक्ट में। कहाँ के खुलती है आपकी, ये हो गई आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये पैनक्रियाज है ना, तो ये हो गई आपकी बेटा पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। इसको हम बोल देंगे बेटा कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि सिस्टिक डक्ट से भी बाइल जूस आ रहा है, हेपेटिक डक्ट से भी बाइल जूस आ रहा है, तो ये सब मिलकर के बाइल जूस ला रही, तो इनको हम बोल देंगे बेटा कॉमन बाइल डक्ट। ये सब मिलकर के बाइल जूस ला रही है तो बाइल डक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये आकर के किससे मिली, पैनक्रियाटिक डक्ट से,
जो पैनक्रियास से डक्ट आ रही है उसको हमने क्या बोल दिया, पैनक्रियाटिक डक्ट। और बेटा ये आकर के ओपन हो रही है आपके ड्यूडेनम में। यहाँ पर ये आपका क्या है बेटा, ये आपका ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम में बेटा जहाँ ये ओपन हो रही है तो ये आपकी बाइल डक्ट आके मिल गई, ये आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट आके मिल गई। तो इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉमन हिपैटो, मतलब जो लिवर से आ रही है, पैनक्रियाटिक मतलब जो पैनक्रियास से आ रही है डक्ट। ये जो बेटा डायग्राम है ना, ये कई बार आपके नीट में आ चुका है, ABCD करके पूछ लिया गया है कि बताओ कौन ए है कौन बी है। तो ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट दोनों लोब से आ गई, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट, इन सब ने मिलकर के बना लिया कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट आके खुली पैनक्रियाज में, पैनक्रियाटिक डक्ट में, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ने मिलकर के बनाया कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये बेटा आकर के खुलती है कहाँ, आपके ड्यूडेनम में, ठीक है। जहां पर ये ड्यूडेनम में खुलती है हल्की सी फूली हुई होती है, ये जो फूला हुआ पोर्शन होता है बेटा इस डक्ट का, दिस फूला हुआ पोर्शन इज नोन एज एम्पुला ऑफ वेटर। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, एम्पुला ऑफ वेटर। और इस एम्पुला ऑफ वेटर पे ना यहाँ पे एक दरवाजा होता है भाई, सेम चैनल स्फिंक्टर जिसको हम बोल सकते हैं, इसको बेटा हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं हम, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो जब बेटा ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई खुलेगा तो यहाँ से बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस आएगा ड्यूडेनम में, नहीं खुलेगा तो जूस नहीं आएगा, सीधी बात। जहाँ पे बेटा ये कॉमन बाइल डक्ट आकर के खुलती है आपके, ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये खुल रही है बेटा आकर के आपके पैनक्रियाटिक डक्ट में। यहाँ पर भी एक गेट होता है स्फिंक्टर, एंड दिस इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। थोड़ा सा हाई लेवल है, नहीं समझना बिल्कुल मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होता है एम्पुला ऑफ वेटर पे, कई बार आ चुका क्वेश्चन, ठीक है, कि कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को रेगुलेट कौन करता है, मैडम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई करता है, ठीक है। आपका ये डायग्राम बेटा आपका आ चुका है, ABCD किसी को भी कुछ भी लिख देंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आपका ये फिगर आपकी NCERT में दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। लास्ट में आते हैं आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड से बेटा जो जूस निकलता है उसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल जूस, या बेटा इसको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। ये सक्कस एंटेरिकस वर्ड बेटा आपके नीट के एग्जाम में आया है, 20-21 में ही आया है, सॉरी 19-20 में, हाँ 20 या 21 में ही आया है, ठीक है। इस इंटेस्टाइनल जूस का बेटा जो pH होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7.6 से 8 या 7.8, ठीक है। किसी किसी बुक में बेटा आपको 8.2 तक भी दिया हुआ है ना, तो ये 7.6 से 7.8 होता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस आ गया। अब इसमें बेटा क्या क्या इसका कॉम्पोजिशन होता है आपको वो पता होना चाहिए। तो इसमें भी कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा, आपके डाइसैकेराइडेजेस। डाइजेशन में हम इसके बारे में क्लियरली डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डाइजेशन मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगी जिसमें हम डाइजेशन के प्रोसेस को समझेंगे, जैसे कि सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके डाइपेप्टाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस, और बेटा इसमें होता है आपके लाइपेजेस, ठीक है। तो ये बेटा कॉम्पोजिशन हो गया आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में होते क्या क्या है, तो ये बेटा आपकी विलाइज है। क्या है ये आपकी विलाइज है,
क्या है ये? विलाइज है। इन विलाइज के बेस पर, ये बेस है ना बेटा विलाई का, इन विलाइज के बेस पे छोटी छोटी दरारें होती हैं। दरारें समझते हो? कट्स, ठीक है। एंड दोस दरारें आर नोन एज क्रिप्ट्स। तो इनको बेटा हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। क्या बोलते हैं बेटा इनको हम? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, ठीक है। इन क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन से बेटा दो और ग्लैंड्स कनेक्टेड रहते हैं। एक हो गए आपके ब्रूनर्स ग्लैंड्स और दूसरे हो गए बेटा आपके पैनेट सेल्स। दीज आर दी पैनेट सेल्स, दीज आर दी ब्रूनर्स ग्लैंड्स। और याद करो मैंने पीछे आपको बताया था कि आपके सारे के सारे एलिमेंट्री कैनाल की जो ग्लैंड्स हैं ना, मेनली आपके ये जो कैनाल में प्रेजेंट है ना, सलाइवरी और लिवर पैनक्रियाज एलिमेंट्री कैनाल में नहीं, वो तो सपोर्टिंग ग्लैंड्स है ना। मेन जो आपकी कैनाल में प्रेजेंट है बेटा, सारे के सारे ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स म्यूकोसा में होते हैं, आपके पैनेट सेल्स भी म्यूकोसा में होते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन भी म्यूकोसा में। लेकिन ब्रूनर्स ग्लैंड इकलौते ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट हैं? सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन में, ठीक है। बाकी सारे हैं कहाँ है बेटा? आपके म्यूकोजल लेयर में, है ना। पैनेट सेल से बेटा एक सीक्रेशन आता है, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पे बेटा लाइसोजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? लाइसोजाइम। अब नाम ही है लाइसोजाइम, सलाइवा में भी थे। ये क्या करेंगे बेटा? ये माइक्रोब्स को किल करेंगे। तो ये कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके एंटी माइक्रोबियल। खाने के साथ जो माइक्रोब आया था बेटा पहले, तो उनको मुंह में मार दिया जाएगा, लाइसोजाइम आ जाएगा सलाइवा से। फिर भी अगर कोई बच गया, स्टमक तक पहुंच गया, तो HCl मार देगा उनको, एसिड है ना, मर जाएंगे। फिर भी अगर कोई बच के आपके इंटेस्टाइन में पहुंच गया, तो बेटा वहां पे पैनेट सेल से लाइसोजाइम निकलेंगे, वो मार देंगे। फिर भी कोई बच गया तो बेटा आपको बीमार कर देगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन में बेटा यहाँ पे भी सारे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब मिलकर के सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। ब्रूनस ग्लैंड से म्यूकस निकलता है, सब म्यूकोजा में होते हैं ना, यहाँ से निकलता है बेटा म्यूकस। आपके पैनेट सेल से लाइसोजाइम निकलते हैं। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन से बेटा जो सक्कस एंटेरिकस निकल रहा है उसमें ये सब प्रेजेंट होता है। आपके इन्हीं इंटेस्टाइनल लाइनिंग से, इंटेस्टाइनल की जो लाइनिंग होती है बेटा, इंटेस्टाइनल लाइनिंग से एक और एंजाइम निकलता है, इसको हम बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। क्या बोलते हैं बेटा? एंटेरोकाइनेज। सबके बारे में हम डिटेल में आज की क्लास आई कैन अंडरस्टैंड। मैम थोड़ी बोरिंग हो रही है, पर यहाँ पे इसको आज मैं लिखा रही हूँ, इसको समझाने का काम बेटा जब हम डाइजेशन का प्रोसेस करेंगे ना, उसमें मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। आज की क्लास बोरिंग हो सकती है, लेकिन अगर आज की समझ में आ गई ना, तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि डाइजेशन यूं समझ में आएगा, यूं। फिर डाइजेशन को रटना नहीं पड़ेगा, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को, है ना। यहाँ पे एक चीज बेटा और बतानी है जरूरी, वो ये कि जो आपका बाइल जूस होता है, इसके दो काम होते हैं। पहला, ये जो बाइल सॉल्ट्स है ना बेटा, ये पहला दो काम कर रहे हैं। पहला तो बेटा ये कर रहे हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स मतलब जो फैट के बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको ये तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा बेटा ये एक्टिवेट्स दी लाइपेज। लाइपेज नाम का, इसमें कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन जो लाइपेज एंजाइम निकलने वाला है आपके पैनक्रियाटिक जूस से, उसको बेटा ये एक्टिवेट करते हैं, उसको ये एक्टिव करते हैं, ठीक है। तो ये दो बेटा इसके फंक्शंस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर, ठीक है। आज के लेक्चर में भी बेटा मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए हैं। क्या क्या क्वेश्चंस हैं? पहला हो गया आपका वेस्टिजियल ऑर्गन्स आपको बताने हैं, ठीक है, 5 अदर देन दिस वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। और दूसरा बेटा आपको मुझे बताना है पर्नीशियस अनीमिया क्या होता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे हमारे ग्लैंड्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। कहाँ कहाँ होता है डाइजेशन? पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है। कहाँ कहाँ होता है वो आपको पता होना चाहिए।
तो डाइजेशन बेटा आपका सबसे पहले तो हो जाएगा आपकी बक्कल कैविटी में या ओरल कैविटी में। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, फिर होता है बेटा आपके स्टमक में, यहाँ पे 4 to 5 आवर्स तक खाना रहता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है। फिर बेटा होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन तीनों पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या डाइजेस्ट होता है, कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आपका कंप्लीट जो होता है बेटा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वो होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ध्यान क्लियर है? डाइजेशन का प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, देन विल स्टडी अबाउट एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्लास में विल कवर दिस चैप्टर और कंप्लीट दिस चैप्टर। ठीक है, 3 लेक्चर्स में आपका एक चैप्टर बहुत अच्छे से हम डिटेल, बिल्कुल डिटेल्ड आउट ऑफ एनसीईआरटी में कुछ पढ़ा रही हूँ, केवल उतना जहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहेंगे मैम आउट ऑफ एनसीईआरटी तो नीट में क्वेश्चन आते नहीं है। कंसेप्ट बेटा मैं उतना पढ़ा रही हूँ जिससे आपकी एनसीईआरटी की लाइन क्लियर हो जाए, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो आते हैं, है ना। और एक बार बेटा ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद आप जो भी बुक लगाएं, एमटीजी लगा लो, डॉक्टरी लगा लो, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। दिस इज व्हाट आई कैन गारंटी यू। यस, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट आज का सेशन। नाउ एट द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू। एंड होमवर्क का बेटा आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जैसे आज काफ़ी सारे बच्चों ने होमवर्क किया, एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया है, उस क्वेश्चन का आंसर बेटा नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। जो आपने पूछा है कि मैम फिर जो चीज़ हम डायरेक्ट स्वेलो करते, जिसको हम च्यू नहीं करते, चबाते नहीं, क्या वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, उस पर भी बेटा हम बात करेंगे इन द टॉपिक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, खत्म करेंगे इस चैप्टर को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।